लेट्स स्टार्ट। अब ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है? यस सर। एक्चुअली जूम में लगता है ना, मुझे शायद थोड़ा बैंडविड्थ कम चाहिए होता है, जिस चक्कर में ये दिक्कत आ जाती है। हाँ वही, उसी में बेटर आता है, मैं देख। चलो एनीवे, क्या कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। सो टू से लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आज उस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और वो है, जैसे मान लो मैंने एक होमवर्क भी दिया था, मुझे याद है। उस होमवर्क का क्या स्टेटस है, मतलब हो गया, नहीं हुआ, अटेम्प्ट किए नहीं किए? अभी फिलहाल तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। इस दैट सपोज दो प्लेट्स दिया गया है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दो प्लेट्स एरिया ए का है, और इनका सेपरेशन है सपोज डी ले लो। डी सेपरेशन में दिक्कत आएगा, इसको एस ले, ठीक है ना। और मैंने पूरा डायलेक्ट्रिक भरा हुआ यहाँ, और ये जो डायलेक्ट्रिक है ये थोड़ा अलग टाइप का, इन द सेंस कि वेरिएबल डायलेक्ट्रिक, ठीक है। वेरिएबल डायलेक्ट्रिक कैसे? जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ओके, इनटू 1 प्लस एक्स बाय एस, ठीक है, या 3x बाय एस, ये दिया। अब तुमको इसमें फाइंड आउट करना है एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है, एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट। तो स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। इसमें यही गिवन है कि दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन एस है, और जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वेरिएबल है, और वो गिवन है k इंटू 1 प्लस 3x बाई एस, ये गिवन है। एंड यू नो एरिया, प्लेट, सेपरेशन वगैरह सब तो मालूम ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेलिवेंट सेक्शंस में डिवाइड करना। आई थिंक दैट्स ऑब्वियस। तो रेलिवेंट सेक्शन क्या करेंगे ना, क्योंकि x के ऊपर वेरिएबल है, तो देयरफॉर लेट अस टेक ए स्मॉल सेक्शन एट a distance of x, है ना। एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, और इसके बीच में जो डिस्टेंस वो है, इसका जो थिकनेस है, लेट्स से है dx। So I can treat this small portion. So I can treat this small portion as a small dielectric capacitor, isn't it? तो वो जो DC होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन R which is K into 1 plus 3x by S into A into epsilon naught A by D. Now D in this case will become what, dx. और ये जितने भी ऐसे कैपेसिटर्स होंगे ये सारे सीरीज में होंगे। क्यों? ये कैपेसिटर है, फिर ये कैपेसिटर, फिर ये कैपेसिटर, ये भी एक है, फिर और भी ऐसे ऐसे करके होंगे। यानी बेसिकली ये जो कैपेसिटर, इसको मैं सीरीज में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सीरीज में तो 1 अपॉन करना पड़ता है, तो देयरफॉर आई विल इंटीग्रेट बेसिकली 1 अपॉन डीसी, है ना। तो 1 अपॉन डीसी क्या होगा, एस डीएक्स ऊपर चला जाएगा, यानी एस इंटू डीएक्स बाय के इंटू एस प्लस 3x, बाकी तो फॉर्मेलिटी है, एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस विल बिकम 1 अपॉन CQL इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन DC, फिर इसका इंटीग्रेशन, तो बाकी तो बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा कहां से कहां तक, 0 से लेके s तक, 0 से लेके s, तो इज इक्वल टू s बाय k एप्सिलॉन नॉट a, और dx का तो ln होगा, तो 1 अपॉन 3
है ना, ln s plus 3x, तो x की जगह s यानी 4s बाय 0 पुट करेंगे तो s यानी ln 4, है ना, और नीचे तो एप्सिलॉन नॉट है ही, या ठीक है। तो therefore c इक्विवेलेंट कितना आ गया, k एप्सिलॉन नॉट a 3k एप्सिलॉन नॉट a by s ln 4, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो इस पूरे को मैं सिंगल डायलेक्ट्रिक से भर देता हूं, इन दैट केस कैपेसिटेंस क्या होगा, लेट्स से एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट, यानी एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट काइंड ऑफ इनटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, डी बोलते हैं इस केस में एस है। लेट्स कंपेयर, तो एप्सिलॉन नॉट ए और एस तो है ही उसमें, है ना, तो एप्सिलॉन नॉट ए और एस तो है ही है, ये 3k by ln 4, so therefore you have epsilon r equivalent, है ना, epsilon r equivalent is equal to 3k by ln, ठीक है। So epsilon r equivalent is equal to 3k by ln 4, देख लो 3k by ln 4 का इस आंसर आया हुआ है। अंश has given 3 by ln 4, तो 3 by मतलब वो k मिस हो गया है ना, चलो उतना तो चलता है, 3 by ln 4 बाकी तो ठीक है। अच्छा, टाइप करना भूल गया, चलो कोई बात, doesn't matter. See the thing is that the answer is 3k by ln 4, that's the main point, fine. अच्छा, अब मैं ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन और दे देता हूं, इस दैट सपोज मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं एंड आई मेक इट सपोज 3y बाय, अब ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट सपोज स्क्वायर प्लेट यानी l बाय l, अब वो दिख नहीं रहा है वो, तो चलो कोई बात, स्क्वायर प्लेट ऑफ l बाय l है और ये डिस्टेंस सपोज s है, और इस बार एप्सिलॉन आ रहा है k इंटू 1 प्लस 3y बाय s, तो इतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना, और बल्कि इसको थोड़ा चेंज कर लो, 3y स्क्वायर बाय l स्क्वायर, स्मॉल चेंज है, और क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है, जल्दी करो, फाइंड आउट द एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट। क्या थोड़ा सा चेंज हुआ कि l स्क्वायर कर दिया, ये l हो गया, पिछले बार s के फंक्शन था, s के ऊपर 3x by s था, अब l के ऊपर कर दे, ये l है तो 3y स्क्वायर by l स्क्वायर और k into 1 प्लस m, ये और कैपेसिटर पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्विवेलेंट निकाल, तो इसका सिमिलर क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, उसी लाइन पे क्वेश्चन है, सॉल्व। इस बार हम सेक्शन कैसे लेंगे ना, y डिस्टेंस दूर एक सेक्शन लेंगे ऑफ अ वेरी स्मॉल सेक्शन, तो कैसे होगा dy, उसका dc निकालेंगे, एप्सिलॉन r यानी k into 1 प्लस 3y स्क्वायर बाय l स्क्वायर, ये एप्सिलॉन r है, इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू a बोलते क्या होगा l dy बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज s, so no issues s। अच्छा, इस बार देखो सेम प्लेट के अक्रॉस ये सेक्शन होगा, यानी इस बार जो सेक्शंस है ना वो ऐसे नहीं, इस बार सेक्शंस ऐसे है, दो प्लेट है, ऐसा सेक्शन लिया जा रहा है, तो ये सारे जो मेनी कैपेसिटर्स हमने लिया है वो सारे एक्चुअली देखो एक ही दो ही प्लेट के बीच के हैं, यानी दे विल ऑल बी ट्रीटेड एज पैरेलल, यानी सीधा इंटीग्रेशन डीसी का, तो देयरफॉर सी हो जाएगा इंटीग्रेशन डीसी एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो कितना आ जाएगा, इतना इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के एल बाय एस इनटू, है ना, एप्सिलॉन एल के बाय एस तो हो गया, इनटू इंटीग्रेशन 0 टू एल 1 प्लस 3y स्क्वायर बाय l स्क्वायर
dy इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट kl बाय s इनटू, अब ये dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, l प्लस 3y स्क्वायर, तो 3y क्यूब बाय 4 और y क्यूब के जगह l क्यूब, तो प्लस 3 बाय, सॉरी y स्क्वायर तो y क्यूब बाय 3, तो 3 कैंसिल हो, फिर प्लस l इनटू dy, तो 12 आ गया, यानी 2k एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर बाय s, दैट्स इट। और अगर मैं सिंगल डायलेक्ट्रिक रखता हूं तो दैट केस उसका क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इक्विवेलेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू l स्क्वायर, है ना, एरिया बाय s, तो कंपेयर करता हूं मैं, तो दैट केस क्या आता है ना, एप्सिलॉन नॉट इक्विवेलेंट आ जाता है इक्वल टू 2, इसलिए 2k के जो आंसर्स आए, ऋषभ, देव, सोम इज आस्क्ड कि यहाँ पे s क्या है, s इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। मैं एक्चुअली d भी ले सकता था, बट d में दिक्कत क्या था ना, हम लोग सारे इंटीग्रेशन करने वाले, तो इंटीग्रेशन का dy आएगा, कभी dl आएगा, dx आएगा, और साथ में एक d भी होगा, तो वो d मिक्सअप हो जाता, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया, मैंने इसलिए सेपरेशन को s दिया है रादर देन d, दैट्स अ चेंज, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो देयरफॉर एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इन दिस केस क्या आ गया ना, इक्वल टू 2, ठीक है ना, देख लो अच्छे से। इसमें एक और क्वेश्चन डिस्कस किया जा सकता है, इज दैट कि सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में वो की, ठीक है, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने जोड़ा है बैटरी, ठीक है, तो देयर विल बी चार्ज ऑन दिस, फाइन, देयर विल बी चार्ज ऑन दिस, क्वेश्चन इज फाइंड आउट द सिग्मा y, दैट मींस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, फाइंड आउट द चार्ज डेंसिटी एट ए डिस्टेंस y ऑन द y एक्सिस ऑन द प्लेट। अच्छा, इस पूरे प्लेट में चार्ज डेंसिटी हर जगह अलग अलग, फटाफट चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन बताओ जरा, सिंपल बात, ज्यादा कठिन नहीं है, फटाफट आ जाएगा, देख, चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन जल्दी करो। जो क्वांटिटीज नोन है उन्हीं के टर्म्स में देना है, तो उसका ध्यान रखो। चलो लेट मी गिव द आंसर, देखो यहाँ पे तो ये कैपेसिटर है डीसी, स्मॉल कैपेसिटेंस है, वो कितना था, ये के आ गया इनटू 1 प्लस 3y स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट ए बोलते क्या होगा, एल डी वाई बाय एस, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज इज व्हाट, चार्ज, तो चार्ज आ गया इनटू वी, सो दिस इज डी क्यू, लेकिन मैंने क्या पूछा है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, नाउ लुक हियर, सिग्मा विल बी व्हाट, dq अपॉन एरिया, एरिया बोलते क्या है, एल डी वाई, तो उसको जस्ट एल डी वाई से डिवाइड कर, तो यहाँ पे अगर एल डी वाई से डिवाइड करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, so therefore सिग्मा y, सिग्मा एट एनी y हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन, यानी k इनटू 1 प्लस 3y स्क्वायर बाय l स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू v बाय s, ये एक्सप्रेशन, तो सिग्मा y will vary, and that is k into 1 plus 3y square by l square into epsilon naught into v, क्योंकि l dy कैंसिल हो चुका है अपॉन s, दिस विल बी द एक्सप्रेशन, यानी अगर मैं चार्ज डेंसिटी वर्सेस y में प्लॉटिंग करूंगा, ठीक है ना, मैं प्लॉट लेट्स से हियर y एंड दिस इज द चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे, so the charge density will be highest here, this one, yeah, और यहाँ पे ऐसे, rest you can understand, ठीक है, अंश अग्रवाल ने दिया है वैसे,
एक एप्सिलॉन नॉट नहीं दिख रहा है, बाकी चलो ठीक है, समझ में, ठीक है ना. दिस एक्सप्रेशन, सो द वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी विद y इज गोइंग टू बी लाइक दिस. देखो y स्क्वायर है तो उस हिसाब से ये होगा, यानी यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगा और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो चार्ज डेंसिटी बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन गिवन बाय दिस ग्राफ. ठीक है ना. चलो, सो दैट वाज द एडिशनल स्टडी आई मीन वी कैन डू इन दिस वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी. फाइन. चलो, एक होमवर्क मैंने दिया था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रियली डन इट प्रॉपर्ली और नॉट, इसलिए मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं फिलहाल. आई एम अगेन गिविंग इट एज होमवर्क. आई होप यू हैव डन इट. यू हैव नॉट डन इट, प्लीज अटेम्प्ट वंस मोर. ये वाला क्वेश्चन किया, एक डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और एक K2, तो इसका इक्विवेलेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट. ठीक है. तो आई डोंट नो वेदर अटेम्प्टेड और नॉट, प्लीज अटेम्प्ट इट वंस मोर और अदर attempt it first and then we'll discuss it maybe tomorrow or day after whenever the class is. कल तो CPT है तो पता नहीं क्लास लगेगा नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो ये डिस्कस करेंगे कल और नहीं तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. अच्छा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक कॉल्ड एज किरचॉफ्स लॉस. ठीक है ना, किरचॉफ्स लॉस. देखो, अभी तक हमने सीरीज कैपेसिटर्स किया है, पैरेलल कैपेसिटर्स किया, बट कई बार ना कैपेसिटर्स इतना इंटरमिक्स्ड होता है उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट सीरीज एंड पैरेलल. ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय अ जनरल मेथड व्हिच इज गोइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. वो कहता है ना ब्रह्मास्त्र, तो दिस इज सम काइंड ऑफ अ ब्रह्मास्त्र. मींस एनी क्वेश्चन, कितना भी टफ हो, कितना भी इजी हो, कितना भी कुछ हो, इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व हो जाएगा. एंड दैट इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स लॉ. एक्चुअली किरचॉफ्स लॉ इज नॉट वन लॉ बट इट्स अ सेट ऑफ टू लॉज. द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज जंक्शन लॉ. क्योंकि ये चार्ज रिलेटेड होता है तो कई बार इसको KCL भी बोलते हैं, यानी किरचॉफ्स चार्ज रिलेटेड लॉ, इसलिए KCL. Now what is there? Now let's say there is a junction and let's say there are some capacitors. See, there are some capacitors. Now, तो सर लॉजिकली देखो एक बार, अगर मैं देखता हूं ये जो प्लेट्स है, मैं एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा इस बाउंड्री को ध्यान से देखो. मैं एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं इन प्लेट्स के बीच में से ऐसे. आई होप यू आर गेटिंग द बाउंड्री. अभी थोड़ा ध्यान से देखो, इस बाउंड्री के अंदर जो प्लेट्स है ना, वो सर्किट का पार्ट तो है, फिर कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, इधर से कोई सेल वेल जुड़ा होगा, उधर से भी कुछ 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 ऐड होगा, जो भी होगा. लेकिन फिजिकली ध्यान से देखो, इस सर्किट से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है. यानी फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज फ्रॉम दिस बाउंड्री इनटू और आउटसाइड इज नॉट पॉसिबल. ये बाउंड्री है ही ऐसे, तो ध्यान से देखो. चार्जेस आएंगे लेकिन कैसे आएंगे? इंडक्शन की वजह से आएंगे. मतलब ये मान लो किसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, तो देखना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा या वाइस वर्सा. तो अगर यहाँ पे मान लो किसी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया तो देखना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. लेकिन कोई ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है, ना सर्किट के स्टार्टिंग में होगा, ना बीच में, ना एंड में. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो सारे प्लेट्स है ना, ये एक तरीके से सर्किट से फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन हाँ सर्किट का पार्ट जरूर है और चार्ज इधर उधर नहीं हो पाएगा. तो therefore the total charge on all plates directly connected to a junction is equal to 0. इसलिए इसको बोला जाता है जंक्शन लॉ. Now how do we really use it, junction law, है ना? तो जंक्शन लॉ इज बेसिकली यूज्ड टू असाइन चार्जेस. कई बार पहले से पता तो होगा नहीं चार्जेस, तो उसको असाइन कैसे करोगे? तो वो हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जंक्शन. जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, सपोज मैंने कुछ कैपेसिटर्स लिए ऐसे 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 और ऐसे, चार ही लेते हैं, कितने भी ले लो, 25 भी ले लो, 250 भी ले लो, 3 भी ले लो, 5 भी ले लो, उसको फर्क नहीं. मैंने एक एग्जांपल 4 का.
अच्छा अब मैंने देखो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस Q1, यहाँ लिख देता हूँ प्लस Q2, यहाँ लिख देता हूँ प्लस Q3। यू माइट से होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ये प्लस आपको कैसे पता चल गया, है ना? ये जो प्लेट है ये प्लस प्लेट हो गई, आपको कैसे पता चला? ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, कैसे पता चल गया? द आंसर इज दैट मुझे भी नहीं पता। हो सकता है कि तीनों नेगेटिव हो सकता है इनमें से दो नेगेटिव हो सकता है एक नेगेटिव हो सकता है कि सारे जो मैंने एज्यूम किया वो सही है। यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं। आई मे बी राइट और रॉन्ग, डजंट मैटर। वो कैसे पता चलेगा ना, हम इनको लेके यानी इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेके फिर इक्वेशंस लिखेंगे और उन इक्वेशंस के बेसिस पे, ध्यान से सुनना, हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेके इक्वेशंस लिखेंगे और उन इक्वेशंस के बेसिस पे मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। ठीक है ना? तो देयरफॉर ये हो गया प्लस Q1, ये हो गया प्लस Q2, ये हो गया प्लस Q3 और ये हो गया प्लस Q। इस बार इसको छोड़, इसको Q4 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो इसका दो तरीका है, या तो इसको लिख लो प्लस Q और फिर एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखो कि टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू 0, या तो ये लिखो। बट जनरली हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। हम लोग पता क्या करते हैं, उससे केवल एक वेरिएबल कम हो जाएगा, सो दिस इज एन ऑप्शन, नो प्रॉब्लम विद दैट, है ना? पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको माइनस लिख देते हैं, इसको प्लस लिख। और एक चीज बताओ, अगर तीन प्लेट में Q1 Q2 Q3 पॉजिटिव है तो चौथा प्लेट में उतना ही नेगेटिव होगा, तब ना नेट जीरो होगा। यानी ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नहीं वैसे ये तो बात बराबर ही हो गया, सेम ही तो किया आपने, वहां पे Q4 लिख के आपने इक्वल टू 0 किया था और इसमें भी ऐसे कर, सेम तो है। पर इसमें ध्यान से देखो, थोड़ा सा सबकॉन्शियसली सोचो, एक वेरिएबल कम नजर आ रहा है ना, दैट्स द ओनली बेनिफिट। यानी एक वेरिएबल कम हो गया तो दैट्स द ओनली बेनिफिट, अदरवाइज को ऐसे बात नहीं है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 को अगर इक्वल टू 0 लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जंक्शन। ठीक है? अच्छा नाउ देव हैज आस्क्ड कि वो चार्ज जीरो का रीजनिंग एक बार और बता दीजिए। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो प्लेट, अच्छा चलो इसी को देख, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट, इनके पास चार्ज कहां से आ रहा है, ये आपस में चार्ज आ रहा है। मे बी यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो कहीं और से पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव, तो जहां से पॉजिटिव चार्ज आ गया वो नेगेटिव हो गया। सी द ओनली प्रॉब्लम इज आई डोंट नो कि कहां पे पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव आने वाला। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो भी प्लेट्स में चार्ज थे वो थे 0 0 0 0 बिफोर सर्किट कनेक्शन। सर्किट कनेक्शन के बाद कुछ चार्ज आ गया, लेकिन कहीं बाहर से नहीं आया है, अंदर अंदर ही एक दूसरे को चार्ज किया। तो देयरफॉर पहले भी नेट चार्ज जीरो था, अभी भी नेट चार्ज को जीरो रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं बाहर से आए और ना ही कहीं बाहर गया हुआ है चार्ज, है ना? क्यों? क्योंकि देखो अब मैं फिर से बाउंड्री ड्रॉ करूंगा, इस बाउंड्री को देखो चार्ज ना पार करेगा, ना कहीं बाहर से आएगा चार्ज और ना ही कहीं बाहर जा रहा है। इस बाउंड्री के अंदर के जो प्लेट्स है यही होता है प्लेट्स ऑफ द जंक्शन, और इन्हीं के टोटल चार्ज जीरो। दैट इज द फर्स्ट लॉ, दैट इज कॉल्ड एज KCL यानी जंक्शन। दूसरा लॉ है KVL, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। Again, that is not one law; it's a set of laws. हम बताते हैं कैसे। KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है? सपोज ये सेल है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के पीछे लॉजिक पता क्या है कि अगर मैं सर्किट के किसी पॉइंट पे स्टार्ट करता हूं और वहां से अगर चलना शुरू करता हूं तो कभी कभी मैं सेल को पार करूंगा, कभी कैपेसिटर को पार करूंगा, कभी रेजिस्टर को पार करूंगा, अभी और भी पढ़ेंगे हम लोग इसी क्लास में, कभी इंडक्टर को पार करूंगा, कभी ट्रांजिस्टर को, कभी डायोड को। तो सर्किट एलिमेंट्स को पार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जब हम सर्किट एलिमेंट्स को पार करेंगे यानी कैपेसिटर को पार करेंगे, रेजिस्टर को पार करेंगे, बैटरी को पार करेंगे, तो उनके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस या तो ऐड होगा या तो माइनस होगा। तो उसका सारा हिसाब मैं लिखता जाऊंगा कि यहाँ पे मैं गया तो 10 वोल्ट बढ़ गया, अच्छा इसको पार किया तो 6 वोल्ट कम हो गया तो -6, इसको पार किया तो 5 वोल्ट बढ़ गया तो +5। ये सारा मैं मेंटेन करता जाऊंगा, एंड दैट इज व्हाट इज द इक्वेशन फ्रॉम KVL। दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, सपोज सिर्फ से मैं बैटरी लेके करता हूं। बैटरी का रूल क्या है बाय द वे, तो मैं पहले रूल्स बता देता हूं। ए, दिस इज फॉर अ बैटरी,
अगर बैटरी का वोल्टेज V है तो याद रखना बैटरी के ये टर्मिनल को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, यानी ये लोअर वोल्टेज ये हायर वोल्टेज। तो अगर बैटरी के थ्रू इधर जा रहे हो तो हम इक्वेशन में लिखेंगे प्लस। वाइस वर्सा भी सोचो, अगर बैटरी के थ्रू इधर आ रहे हो तो हम इक्वेशन में लिखेंगे माइनस। ठीक है ना, ये चीज। फिर है बी, बी है इस तरीके से, बी है व्हेन यू पास थ्रू कैपेसिटर, तो क्या होगा, मान लो ये माइनस और ये प्लस क्यू और इसका कैपेसिटेंस है सी, तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, क्यू बाई सी। लेकिन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा वो कैसे डिसाइड होगा, अगर तुम माइनस प्लेट से प्लस प्लेट जा रहे हो यानी ये लोअर वोल्टेज है हायर वोल्टेज है, अगर इधर जा रहे हो तो हम लिखेंगे प्लस क्यू बाई सी। लेकिन इसका साथ एक चीज और याद रखना, अगर बैटरी के थ्रू उधर से आते हो तो माइनस बी लिखेंगे, और कैपेसिटर में अगर इधर से आते हो तो माइनस ऑफ क्यू बाई सी लिखेंगे। वो तो ऑब्वियस है, एक तरफ जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ता है, दूसरी तरफ जाते हो तो पोटेंशियल घटता है। अच्छा एक चीज और है, सपोज इस कैपेसिटर वाले केस में तुम एग्जाम में भूल गए कि इधर से इधर जाते हुए हमें प्लस लेना चाहिए माइनस लेना चाहिए, तो एक इंडिकेटर तो ये कि माइनस का मतलब माइनस वोल्टेज होगा और प्लस का मतलब प्लस वोल्टेज होगा। एक लॉजिक मतलब बता रहा हूँ, ऐसे तो कुछ नहीं है, पोटेंशियल तो एक रिलेटिव टर्म है, बट फिर भी तो ये माइनस वोल्टेज ये प्लस वोल्टेज, तो माइनस से प्लस जा रहे हो यानी क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो प्लस होने चाहिए, तो देयरफॉर प्लस क्यू बाई सी। बट हो सकता है तुम इसमें कन्विंस नहीं हो, क्योंकि पोटेंशियल तो रेफरेंस का चीज है। तो जब माइनस में कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव पोटेंशियल है, और जब मैं प्लस कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव पोटेंशियल। इट इज जस्ट दैट दे विल बी लाइक दिस, वो तो डिपेंड करता है रेफरेंस किसको लिए, है ना। तो देयरफॉर अनदर लॉजिक इज दैट कि अगर तुम इसका फील्ड देखते हो तो क्या होता है इधर, और याद रखना फील्ड कहां से कहां होता है, हायर से लोअर पोटेंशियल फील्ड होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, यानी हायर इधर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल, तभी फील्ड इधर है। यानी लोअर से हायर जा रहे हो तो बढ़ेगा, यानी प्लस क्यू बाई सी। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ एसोसिएटिंग इन द माइंड। ये सब चीजें कोई रट्टोफिकेशन मत कर देना कि इसको याद कर लो ना, जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के वैसे भी याद हो जाता है। लेकिन दिक्कत पता है कहां पे आता है कि दिस इज नॉट द ओनली रूल, देयर आर फ्यू मोर रूल्स व्हिच आर गोइंग टू कम अप इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, तब हम लोग कंफ्यूज करने लगते हैं प्लस माइनस। इसलिए मैंने थोड़ा स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस, ठीक है। चलो, सो दोस आर द टू रूल्स व्हिच वी ऑफन यूज इन केस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। वैसे मैं थर्ड एक बता देता हूं, इस चैप्टर में तो जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी बता देता हूं। एक रेजिस्टर के थ्रू अगर पार करते और अगर ये करंट और ये रेजिस्टेंस, तो देखो करंट कहां से फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल, यानी अगर तुम इधर जाते हो तो फिलहाल ये तीन रूल्स याद कर, मतलब याद इन द सेंस की पता रख लो, ये पता नहीं कौन सा जरूरत पड़ेगा। एंड देन वी विल लुक इनटू व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी एक्चुअली वांट टू यूज दिस। देखो कई बार पता क्या होगा, सर्किट में मल्टीपल लूप्स हो, ऐसे वाले केस में देखना सीरीज पैरेलल मिलना मुश्किल हो जाता है, समझे ना, सीरीज पैरेलल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग किरचॉफ्स लॉ से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे मैं भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मैं भी क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज अब ये जो सर्किट है, मान लो इसमें ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 20 वोल्ट का बैटरी है और ये 30 वोल्ट का बैटरी, और ये सारा कैपेसिटर 1 फैराड 1 फैराड। उससे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा सिंपल रखता हूँ, सारे 1 फैराड। अब इसको कैसे अप्रोच करो, तो मैंने पहले ही बोला फर्स्ट स्टेप होगा जंक्शन। तो पहले देखते हैं इस चैप्टर इस क्वेश्चन में जंक्शन है कि एक यहाँ जंक्शन है एक यहाँ जंक्शन, तो अपने मन मर्जी से कोई सा भी जंक्शन ले लो, उससे कोई फर्क। जंक्शन को यूज करके सबसे पहले तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन असाइन करना पड़ेगा। जैसे ये अगर जंक्शन है तो लेट अस से दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस एंड दिस इज माइनस प्लस। से ये आपको कैसे पता चला,
वो तो मैंने पहले ही बोला मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ असाइन तो करोगे ना, असाइन करके बाद में चेक कर लेना, कोई दिक्कत, असाइन करके बाद में चेक कर लेना, कोई दिक्कत। तो देखो अगर मान लो ये जंक्शन है, तो ये काम करता हूं, लेट्स से यहाँ पे Q1 चार्ज और यहाँ पे Q2 चार्ज, तो जंक्शन के यहाँ पे प्लस Q1, यहाँ पे प्लस Q, और यहाँ पे हो जाएगा Q1 प्लस Q। हमने जंक्शन के हिसाब से असाइन कर, मुझे बिल्कुल अभी इस वक्त मालूम नहीं है कि मैंने जो असाइन किया उसके साइन सही है या गलत, बट डजंट मैटर, कुछ तो असाइन किया। अच्छा अब जरा लॉजिक लगाओ, अगर यहाँ पे माइनस Q1 प्लेट पे है चार्ज, इसका मतलब क्या है कि Q1 निकल गया, पहले तो जीरो था भाई, सर्किट जब ऑफ था तो सर प्लेट पे जीरो चार्ज था, अब हो गया माइनस Q1, इसका मतलब क्या, Q1 निकल चुका है, तब ना माइनस Q1 हो, जीरो में से Q1 निकलेगा तब ना माइनस Q1, तो माइनस Q1 का मतलब Q1 निकल गया, Q1 निकल गया, निकल के यहाँ, यानी ये हो जाएगा प्लस Q। अगेन आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट जिस तरीके से मैंने चार्जेस को असाइन किया ये वाला, उसके हिसाब से तो अब फिट, चलो अच्छी बात, ये प्लस। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस Q2 है, ये देखो माइनस Q2 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये चार्ज यहाँ गया हो और यहाँ जमा पड़ गया, तो ये हो गया Q। अब देखो सारे कैपेसिटर्स के चार्ज तो हो गया असाइन, ठीक है। अच्छा अब हमें यूज करना है वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ के अंदर दो तरीके केस होता है, कई बार किसी सर्किट के एक पॉइंट से स्टार्ट करके सक्षम लास्ट क्वेश्चन सर, पहले दोनों के लिए सेम ही था ना, कैन यू इलैबोरेट व्हाट यू आर एग्जैक्टली आस्किंग? वोल्टेज और कैपेसिटेंस के लिए रूल तो सेम ही था ना। अच्छा ये ना, एक तो आवाज बहुत कम आ रहा है, तो एक काम को मेरे ख्याल से लिख के ही भेज, ठीक है ना। तो मैंने अभी जस्ट असाइन किया है, होप द असाइन्ड चार्जेस आर नो इश्यूज। अभी एक बार देख लो, कुछ पूछना है तो। अब हम एक काम करते हैं, वोल्टेज लॉ लगाएंगे। वोल्टेज लॉ लगाने का दो तरीका होता है, तरीका इन द सेंस कि दो सिचुएशंस हो सकती, एक होता है किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, किसी एक पॉइंट पे एंड कर, तो इन दैट केस किसी एक पॉइंट पे स्टार्ट करो तो वहां का पोटेंशियल V1 ले लो, फिर सर्किट में चलना शुरू करो, फिर कुछ 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 प्लस होगा, माइनस होगा, फिर कुछ कुछ प्लस माइनस होगा, डिपेंडिंग ऑन कि तुम कैसे जा रहे हो, कहां से जा रहे हो, किसके थ्रू जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, वगैरह वगैरह, करते 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 इज इक्वल टू फाइनल डेस्टिनेशन को V2 लिखो। ये एक टाइप का इक्वेशन। दूसरा एक इक्वेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लूप लॉ। लूप लॉ का मतलब क्या होता है, देखो सपोज मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो कहीं से स्टार्ट कर दो कोई दिक्कत, सपोज मैंने यहां से स्टार्ट किया और घूम घाम के यहीं पे वापस आता, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि सेम पॉइंट पे स्टार्ट होकर सेम एंड हो रहा है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। चलो देखते हैं, तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो देखो +10 हो गया, फिर प्लस Q/C यानी प्लस Q/1, फिर प्लस Q1 प्लस Q2/1। जरा ध्यान से देखो मैं कैसे साइन देख रहा हूं, माइनस से प्लस में गया तो यानी प्लस होगा, तो Q1/1 ही। फिर मैं यहां से आ रहा हूं, तो जनरली क्या होता है जब ऐसे सॉल्व करते हैं तो कंप्यूटर एग्जाम में तो तुम दिखाओगे थोड़ी कैसे सॉल्व करोगे, बट अगर मान लो बोर्ड टाइप का पेपर होता है, स्कूल का पेपर होता है, उसमें तुमको दिखाना पड़ेगा। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसके लिए दिखाने का तरीका क्या होता है कि जनरली हम लोग जिस कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा गोला लगा देते हैं, और जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, देखो इधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके हिसाब से ऐसे बता दो, तो अगर हमें पता चल जाएगा कि ये जो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, वो यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे करके लिखा, जस्ट अ वे ऑफ इंडिकेटिंग। चल हो गया, फिर मैं इधर से जा रहा हूँ +20 प्लस Q1/1 इज इक्वल टू 0। क्यों? लूप लॉ में अगर तुम लूप कंप्लीट करके वापस उसी पॉइंट पे आते हो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो यानी अभी अगर मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ, सिंपलीफाई करता हूँ तो क्या होगा, 10 + 20 30 आ गया, यानी 30 प्लस Q1 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 प्लस 3Q1 प्लस Q2, यू गया इक्वेशन बेस्ड ऑन लूप 1। ऐसे एक सेकेंड लूप का भी इक्वेशन लिख लेते। सेकेंड लूप में भी तुम जहां मर्जी स्टार्ट कर सकते हो और जिस मर्जी डायरेक्शन में जा सकते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज,
पर कोई डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ से लिया और फिर ऐसे घूमने का। तो क्या होगा ना, यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो लेट से, तो कैसे जा रहा हूँ, सेल के उल्टा जा रहा हूँ, यानी -30 हो गया। फिर +Q2/1, है ना, +Q2/, +Q1 +Q2/1, +20 +Q2 = 0, यानी -30 + 20 is -10, plus Q2 plus Q2 plus Q2 is 3Q2 plus Q1 = 0। ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब एक काम करो, इन दोनों को फटाफट सॉल्व करो, राइट, और सॉल्व करके मुझे Q1 का वैल्यू बता दो और Q2 का वैल्यू बता दो, जल्दी करो। अच्छा, इक्वेशन में देखो कोई दिक्कत है तो बता दो, वैसे तो मैंने सारा स्टेप्स समझाते हुए बताया मैंने, बट फिर भी इन केस अगर कोई है तो बता दो। ओके, Aryan has solved it seems and has got Q1 as -12.5। मैं थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहूंगा, एक तो और आंसर अगर आने दो। According to Aryan, Q1 is -12.5 and Q2 is 7.5, ये Aryan के हिसाब से। तो मैं एक आध और वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, कोई और भी आंसर बताओ बेटे, स्नेहा बताओ, श्याम बताओ, श्रेयसी। ओके, श्रेयसी का भी आ रहा है, देव के भी आ रहे हैं, हर्षित के भी आ रहे हैं, चलो ठीक है, यानी इसी को हम करेक्ट मान सकते। अब देखो इससे हमें क्या क्या पता चला, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम करता हूं, मैं सारे प्लेट्स में नाम दे देता हूं, मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच, स्मॉल आई, स्मॉल जे, और मैं इनके चार्जेस लिखना चाहता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अगर मैं सारे प्लेट्स के चार्ज देखता हूं तो देखो कई प्लेट्स ऐसे हैं जिनके साइन मैंने बाय चांस गलत असाइन किया, कई प्लेट्स ऐसे हैं जिनके साइन मैंने गलत असाइन, है ना, कैसे, मैं ये हो गया इनके चार्ज, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, सबका सेम आ रहा है, कोई बात। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेट ए से। ए का एक्चुअली Q1 है और Q1 का आंसर नेगेटिव है, यानी हमने जब असाइन किया था तो हमने यहाँ पे माइनस असाइन किया, सर हमने यहाँ पे माइनस असाइन किया और इसको, सर इसको प्लस असाइन किया और ये माइनस असाइन किया, लेकिन एक्चुअल में उल्टा है, एक्चुअल में ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो हमने जो असाइन किया वो गलत, डजंट मैटर, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए का चार्ज एक्चुअली हो गया -12.5, जबकि देखो मैंने पॉजिटिव लिखा, यानी इसका साइन उल्टा उल्टा, तो बी का भी उल्टा होगा फिर ऑब्वियसली 12.5। सी, सी बोलते ये वाला सी, लेकिन है Q2, Q2 में साइन का गड़बड़ नहीं, Q2 पॉजिटिव आंसर है, यानी सी में तो यही होगा -7.5, तो डी में भी +7.5। अब आ जाओ ई, ई इज ऑल्सो Q2, तो ई और एफ में कोई दिक्कत नहीं है, ई और एफ करेक्ट। तो ई हमने पॉजिटिव देखा था तो असाइन किया, तो पॉजिटिव ही है तो 7.5 और एफ हो जाएगा -7.5, तो ई और एफ वाला मामला क्लियर है। अब आ जाओ जी एच, जी एच में है Q1,
और Q1 में हमने -12.5 असाइन किया, मतलब आंसर आया, यानी नेगेटिव आ रहा है, यानी गलत, यानी G हो जाएगा +12.5 और H हो जाएगा -12.5। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट ये वाला, I और J में जो हमने साइन असाइन किया वो ये Q वाला नेगेटिव प्लेट एज्यूम किया, ये प्लस प्लेट एज्यूम किया, और ये Q1 + Q2, Q1 + Q2 देखो आ रहा है -5, देखो Q1 + Q2 करके माइनस आ रहा है, तो यानी Q1 + Q2 अगर नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव तो आ नहीं रहा, यानी उसका भी साइन बदलेगा। तो देयरफॉर ये Q1 + Q2 है जो कि आ रहा है -5, और हमने माइनस ही माने ऊपर, पर Q1 + Q2 का साइन माइनस आ रहा है, यानी हमारा गलत है, यानी ऊपर वाला I वाला प्लेट +5 होगा और J वाला प्लेट रहेगा -5। तो दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज गोइंग टू हैपन फाइनली। अच्छा, अब देखो एक और क्वेश्चन इसमें आता है, एंड दैट इज किरचॉफ्स लॉ का जो वोल्टेज लॉ है उसको पूरा लूप में ना करके पार्शियली अप्लाई कर, ठीक है। जैसे सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे पॉइंट P लगा देता हूं और यहाँ पे लगा देता हूं पॉइंट Q, और मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एंड दैट इज फाइंड VP - P। ये फाइंड आउट कर लो। अब तो Q1 Q2 और सॉल्व हो चुका है, जो भी चाहिए तुमको डेटा सारा मौजूद है, तो तुमको फाइंड आउट करना है VP - PQ। जल्दी करो, आंसर निकालो जरा। Kirchhoff's law basically is what? For those circuits which you cannot reduce it to series parallel। अगर सीरीज पैरेलल में हो रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो सीरीज पैरेलल से डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, हमारे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। और किरचॉफ्स लॉ में देख रहे हो झंझट है, लूप लिखो, लूप इक्वेशन लिखो, है ना, उसके पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ थ्रू द जंक्शन लॉ, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट मजबूरी है, करना पड़ता है कई बार, है ना। चलो बताओ। Okay, Aryan has given an answer of -10. ठीक है, Sneha has also given -10, Rishabh Jain has given +10, or maybe you are also wanting to change it to -10. Teham has given 10, Aryan has again given the answer of +10, अब आंसर चेंज कर दिया। Shreyas has given +10, चलो ठीक, लेट्स सी। पहली बात तो P से Q पहुंचने के कई तरीके, मैं यहां से जा सकता हूं सीधा, मैं यहां से भी जा सकता हूं, और मैं यहां से होके भी जा सकता हूं। ऑब्वियसली हम रास्ता वो वाला अपनाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट पाथ है, तो रास्ता वही वाला अपनाओ जिसमें थोड़े कम एलिमेंट्स, है ना। तो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो 1 2 3 एलिमेंट पार करके, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो 1 2 3, यानी बराबर ही, चाहे ऊपर वाले से जाओ चाहे नीचे वाले से जाओ, आई थिंक बराबर ही है, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो देखो यू कैन डू एनीथिंग। अब मैं एक काम करता हूँ, अब ना मैं खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन जो एकदम स्टार्टिंग में बनाया था उसके हिसाब से इक्वेशन लिखूंगा, फिर पुट करूंगा प्लस माइनस वैल्यू जैसे सॉल्व हो गया। तो लेट्स स्टार्ट VP, फिर मैं यहां से जा रहा हूँ +10, तो मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है तुम लोगों ने अलग रास्ते में अपनाया होगा, कोई दिक्कत। VP +10 प्लस Q/1, नाइन वाइट से, पर ये तो एक्चुअली प्लेट उल्टा है, होता होगा, लेकिन मैं अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से करूंगा सॉल्व और लिखूंगा इक्वेशन, फिर पुट करूंगा नेगेटिव वैल्यू, वो ज्यादा अच्छा है। ये मिक्सअप करेंगे ना तो कहीं क्वेश्चन गलत ना हो। तो जो मैंने असाइन किया पहले उसी को फॉलो करो, सॉल्व करके जो वैल्यू है नेगेटिव तो नेगेटिव पुट करो, क्या दिक्कत। तो प्लस Q1/1 माइनस Q2/1 माइनस Q2/1 इज इक्वल टू VQ। देयरफॉर VP माइनस VQ, ये पूछा तो क्या आएगा, -10 प्लस Q1/1, सॉरी माइनस Q1/1 प्लस Q2/1, ठीक है ना। तो VP +10 प्लस Q1/1 माइनस Q2/1 इज इक्वल टू VP, ये आंसर है, इज इक्वल टू -10 माइनस Q1/1। अब Q1 इज -12.5, यानी हो जाएगा +12.5, और ये हो जाएगा Q2 हो गया 7.5,
प्लस 7.5 यानी 10 वोल्ट आ रहा है, माइनस 10 आ रहा है। ठीक है, बाद में श्रेयसी और हर्षित सबने प्लस 10 ही आंसर दिया है। इट्स फाइन, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ यू माइट से अगर मैं इधर से जाता उधर से जाता, ट्राई करके देख लेना, तसल्ली कर लेना अपने आप, देखना तुम इधर से जाओ या इवन इधर से जाओ, आंसर वही है, बिकॉज वी आर स्टिल वर्किंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माइंड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज पाथ इंडिपेंडेंट, यानी वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो वो पाथ से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। एनीवे the answer is finally what, na equal to plus 10 volt, ठीक है ना। चलो ठीक है, so like we are almost nearing the end of the day। हमें तो आज और कोई नया चीज तो नहीं करेंगे। अब जो है ये जो हमने अभी लॉ पढ़ा है, दैट इज किरचॉफ्स लॉ, इसके बेसिस पे और थोड़े से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ किरचॉफ्स लॉ। और इसके ऊपर थोड़ा और एनालिसिस करेंगे, एंड वी विल आल्सो डू व्हीटस्टोन ब्रिज व्हिच यू माइट हैव डन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, वो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे भी होता है। तो मैं उसका ऐसे होमवर्क दे देता हूँ, एक होमवर्क कल दिया था या लास्ट क्लास दिया था, एक और दे देता हूँ मैं, दैट इज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ शो दैट, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ शो दैट, ये होमवर्क रख लो, C1 C2 C3 C4 C5, using Kirchhoff's law show that if C1 by C2 is equal to C3 by C4, then show करो by using Kirchhoff's law, तो ये कल हम लोग प्रूव करेंगे, then Q of C5 will always be equal to 0, always, ठीक है ना। ये हो गया, भाई तो ये हो गया तुम्हारा जो होमवर्क। You know, you have to show this that if the ratio of these two capacitors are equal to the ratio of these two capacitors, that is C1 by C2 is equal to C3 by C4. In that case, तुम अगर इस पूरे सर्किट को या इस पूरे नेटवर्क को अगर एक बैटरी के साथ जोड़ भी दोगे ना, तो देखना इस कैपेसिटर में यानी C5 वाले में, C5 वाले में कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है ना। Well, there are few questions. Unfortunately, we'll just run out of time. अभी तो क्वेश्चन आज नहीं लेता हूं मैं, अभी नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। And that is, एक तो अरियंत ने पूछा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अगर चार्ज Q is brought near a metal in which a cavity is present and charge plus Q is in cavity। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, अब तो टाइम नहीं है। और एक और कृष्ण ने पूछा है जो फील्ड लाइंस कैपेसिटर प्लेट्स पर टर्मिनेट नहीं करते उन्हें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्या। देखो कैपेसिटर का डिवाइस ही ऐसा है कि एक में प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज, तो थ्योरेटिकली देखो, प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है, बट थ्योरेटिकली पता कैसे होगा कि जो प्लस क्यू वाला चार्ज वाला प्लेट है वहां का सारा लाइंस दूसरा प्लेट यानी जो माइनस क्यू वाला प्लेट है वहां पे एंड होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्यू वाले चार्ज से जितना लाइंस निकलेंगे उतना ही माइनस क्यू वाले लाइंस पे एंड होना पड़ेगा, तब ना दोनों प्लेट में प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आएगा। अब मान लो क्यू वाले का कुछ लाइंस कहीं और चला गया, तो फिर माइनस क्यू वाले में फिर वो बाकी लाइंस कहां से आएंगे। तो देयरफॉर थ्योरेटिकली हम यही मानते हैं कि हाँ, प्लस क्यू वाले सारे फील्ड लाइंस कैपेसिटर के एक प्लेट का दूसरे प्लेट यानी माइनस क्यू वाले प्लेट में एंड होता है, दैट इज व्हाट वी एज्यूम, ठीक है। एंड इन रियलिटी आल्सो दैट इज द केस, बट देन द डिस्ट्रीब्यूशन मे बी नॉट सो यूनिफॉर्म जिस तरीके से हमने एज्यूम, दैट्स द चेंज, आई मीन फॉर प्रैक्टिकल, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज मैं वो करता हूँ। अच्छा, घर में आस्क की वो प्लीज अपलोड द लेक्चर्स। एक्चुअली उस दिन का लेक्चर मैंने देखा था, उसमें बहुत साउंड इश्यूज, मतलब साउंड तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, बट एनीवे फिर भी उस दिन का आधा सेव हुआ था क्योंकि मैंने पूरा लेक्चर तो सेव नहीं किया था। आज का तो चलो रिकॉर्डिंग यहाँ सेव कर दिया, तो आज का मैं अपलोड कर, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना। हैव अ गुड डे, विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सर। ओके बेटे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू हर्षित।